ये कहानी है एक ऐसी लिखारी की जिसका नाम है डोना टार्ट। एक ऐसी औरत जिसने अपनी जिंदगी का एक अरसा एक ऐसी कहानी लिखने में लगा दिया जो सिर्फ लिखी नहीं गई बल्कि शायद जी गई थी। 1992 में जब उसने अपनी पहली नॉवेल सीक्रेट हिस्ट्री दुनिया के सामने रखी तो लिटरेचर की दुनिया में एक तूफान सा आ गया। टार्ट, जो खुद वर्मोंट के एक एक्सक्लूसिव कॉलेज में पढ़ी थी, उसने उसी माहौल, उसी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस और उस जवानी की उस दीवानगी को कलम में पिरोया जो खूबसूरती की तलाश में अक्सर तबाही के रास्ते पर निकल जाती है। उसकी कहानी उस दौर की है जब टेक्नोलॉजी का शोर नहीं था और इंसान की तन्हाई और उसके अंदर छुपी वहशत ज्यादा गहरी और खामोश हुआ करती थी। तो आओ इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, क्या इंसान वाकई अपनी किस्मत लिख सकता है या वो सिर्फ उस कहानी का एक किरदार है जो वक्त ने उसके लिए पहले से लिख दी है? क्या इल्म, नॉलेज इंसान को आजाद करता है या उसे ऐसी जंजीरों में जकड़ लेता है जिसे वो कभी तोड़ नहीं सकता? हमारी कहानी शुरू होती है एक आवाज से, एक ऐसी आवाज जो गुज़श्ता कल की यादों में डूबी हुई है। एक कन्फेशन, एक इकरार जुर्म। ये आवाज है रिचर्ड पेपिन की। एक आम सा लड़का कैलिफोर्निया की धूप और सादेपन से निकलकर वर्मोंट की सर्द पुरअसरार फिजाओं में बसे हैम्डन कॉलेज में अपनी किस्मत आजमाने आया है। मगर वो यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आया, वो एक नई जिंदगी की तलाश में है। एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनने आया है जिसका उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उसकी आंखों में एक भूख है, अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को पीछे छोड़कर कुछ खास, कुछ अलग बन जाने की भूख। और हैम्डन कॉलेज में कुछ खास था। एक छोटा सा ग्रुप, 5 स्टूडेंट्स का एक टोला जो एंशिएंट ग्रीक पढ़ते थे। ये कोई आम सब्जेक्ट नहीं था और ये कोई आम स्टूडेंट्स नहीं थे। वो कॉलेज के बाकी बच्चों से अलग रहते थे, जैसे उनका वजूद ही इस दुनिया से परे हो। उनका प्रोफेसर था जूलियन मोरो, एक करिज्मेटिक, मिस्टीरियस आदमी जिसकी शख्सियत में एक जादू था। वो सिर्फ एक टीचर नहीं था, वो एक कल्ट लीडर की तरह था जिसके स्टूडेंट्स उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। जूलियन के लिए पढ़ाई सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं थी, ये जिंदगी और मौत, खूबसूरती और दहशत को समझने का एक जरिया थी। वो कहता था कि इंसान का सबसे बड़ा डर मौत नहीं बल्कि एक ऐसी जिंदगी है जिसे पूरी तरह जिया न गया हो। उस ग्रुप के 5 लोग आसमान के सितारों की तरह थे, चमकदार, दूर और रिचर्ड की पहुंच से बहुत दूर। पहला था हेनरी विंटर, एक इंटेलेक्चुअल जायंट, लंबे कद का, हमेशा डार्क सूट में। वो ऐसी गहरी बातें करता था जैसे वो इस सदी का नहीं बल्कि प्लेटो या एरिस्टोटल के दौर का हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी थी जैसे वो दुनिया के सारे राज जानता हो। फिर था फ्रांसिस एबरनाथी, अमीर, फैशनेबल और बेपनाह सेंसिटिव। उसके जिस्म पर हमेशा महंगे कपड़े होते और उसकी बातों में एक अजीब सी उदासी, एक ऐसी बेचैनी झलकती थी जो दौलत से नहीं मिट सकती। और फिर थे जुड़वा भाई बहन, चार्ल्स और कैमिला मैकॉले, दोनों खूबसूरत, बिल्कुल फरिश्तों जैसे, लेकिन उनकी इस मासूमियत के पीछे एक राज था। उनका रिश्ता आम भाई बहन जैसा नहीं था, उसमें एक ऐसी गहराई थी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। वो एक दूसरे के लिए काफी थे, उन्हें दुनिया की जरूरत नहीं थी। और आखिर में था एडमंड बनी कॉर्करन, उन सब से अलग, मजाकिया, शोर मचाने वाला, थोड़ा जाहिल, लेकिन ग्रुप का एक अहम हिस्सा। वो उनकी उस परफेक्ट क्लासिकल दुनिया में एक आम इंसान की तरह था, एक ऐसी आवाज जो उन्हें याद दिलाती थी कि वो अभी भी इस जमीन पर हैं। रिचर्ड की रूह इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए वो लोग आम इंसान नहीं, ग्रीक मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स थे। वो उनकी तरह बनना चाहता था, उनके राजों में शरीक होना चाहता था। उसने कोशिश की, उसने जूलियन से मिलकर ग्रीक क्लास में दाखिला लेने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जूलियन ने साफ इनकार कर दिया। माई क्लास इज वेरी स्मॉल एंड आई एम अफ्रेड माई रिक्वायरमेंट्स आर वेरी स्पेसिफिक, उसने ठंडे लहजे में कहा। रिचर्ड का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक प्लान बनाया, अपनी सब्जेक्ट्स बदली और एक ऐसी सिचुएशन पैदा की कि जूलियन को मजबूरन उसे क्लास में लेना पड़ा। जिस दिन रिचर्ड ने पहली बार उन 5 लोगों के साथ उस कमरे में कदम रखा, उसे लगा जैसे वो जन्नत में आ गया हो। वो कमरा एक अलग ही दुनिया थी। हवा में पुरानी किताबों की खुशबू,
डिस्कशन प्लेटो और होमर पर, और जूलियन की आवाज जो उन्हें वक्त में पीछे ले जाती थी। रिचर्ड को लगा कि आखिरकार उसे वो जगह मिल गई है जहां वो बिलोंग करता है। धीरे धीरे वो उनका दोस्त बन गया। वो उनके साथ पार्टीज में जाने लगा, उनकी प्राइवेट जोक्स पर हंसने लगा और उनके उस एक्सक्लूसिव सर्कल का एक हिस्सा बन गया। बनी अक्सर उसे तंग करता, हेनरी उसे अजीबोगरीब फिलोसॉफिकल सवालों में उलझा देता और फ्रांसिस अपनी दौलत से इम्प्रेस करने की कोशिश करता। चार्ल्स और कैमिला, वो बस खामोशी से उसे देखते, जैसे उसकी रूह के अंदर झांक रहे हों। रिचर्ड उनकी जिंदगी की चमक दमक में इस कदर खो गया था कि उसे उनके अंदर का अंधेरा नजर ही नहीं आ रहा था। वो सब एक फसाड के पीछे जी रहे थे। उनकी दोस्ती, उनकी हंसी, सब एक इल्यूजन था। वो खूबसूरती की तलाश में इतना आगे निकल गए थे कि उन्हें सही और गलत का फर्क ही भूल गया था। उनके प्रोफेसर जूलियन ने उन्हें सिखाया था कि हर चीज की हद पार करना जरूरी है, टू लूज कंट्रोल, ताकि तुम उस अजीम, उस डिवाइन एक्सपीरियंस को महसूस कर सको जिसे कदीम यूनान ए लोग बैकनल कहते थे। एक ऐसी दीवानगी जहां इंसान अपने होश खोकर जानवर बन जाता है। और रिचर्ड को ये नहीं पता था कि उसके आने से कुछ अरसा पहले उसकी ये नए दोस्त जूलियन की तालीम पर अमल करते हुए ये दीवानगी का तजुर्बा कर चुके थे। एक ऐसा तजुर्बा जो एक बेगुनाह की मौत पर खत्म हुआ था। उस दिन रिचर्ड को ये एहसास नहीं था कि जिस जन्नत में उसने कदम रखा है उसकी बुनियाद एक कब्र पर रखी हुई थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बनी को मरे हुए अभी कई हफ्ते बाकी थे और एक नया गहरा गुनाह उन सब का इंतजार कर रहा था। रिचर्ड की कहानी यहाँ से बदलती है, उस मासूमियत के खत्म होने से, उस एहसास से कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि वो आपको जिंदा दफना देते हैं। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छुपा था, एक ऐसा अंधेरा जिसकी कीमत उन सबको अपनी रूह से चुकानी थी। और उस अंधेरे का सबसे पहला चेहरा, सबसे पहली आवाज बनी की थी। पहले पहले तो उसकी बातें सिर्फ मजाक लगती थीं, अजीब बेमतलब मजाक। लेकिन धीरे धीरे रिचर्ड को महसूस होने लगा कि बनी की हंसी में अब मजाक नहीं, एक चुभन थी। एक ऐसी चुभन जो सीधा दिल में उतरती थी। वो उन सब से पैसे मांगता, कभी फ्रांसिस से, कभी हेनरी से। वो उनकी हर कमजोरी को जानता था और उसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाता नहीं था। फ्रांसिस के प्राइवेट लाइफ से लेकर हेनरी के अजीबोगरीब हैबिट्स तक बनी सब कुछ उछालता था, एक ऐसी बेरहमी से जैसे वो उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। और कभी कभी बहुत आहिस्ता से वो उस किसान का जिक्र करता। हे हेनरी, वो कहता, तुम्हें याद है वो फार्मर, कितना अजीब था ना? और उसके कहते ही कमरे में एक ऐसी खामोशी छा जाती थी जो चीखों से ज्यादा भयानक थी। रिचर्ड बेखबर ये सब देखता और परेशान होता। उसे लगता था कि शायद ये उन अमीर लोगों के अजीब शौक हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के तरीके हैं। लेकिन एक सर्दियों की रात, जब बर्फ हर तरफ जम चुकी थी और दुनिया सफेद चादर ओढ़कर सो रही थी, रिचर्ड की मासूमियत की चादर भी उतर गई। बहुत दिनों से ग्रुप में अजीब सी टेंशन थी। हेनरी ज्यादा खामोश हो गया था, फ्रांसिस हर वक्त घबराया हुआ लगता था और कैमिला की आंखों में एक अजीब सा डर रहता था। उस रात रिचर्ड ने हेनरी से अकेले में पूछ ही लिया, क्या बात है हेनरी, ऐसा क्या है जो तुम सब मुझसे छुपा रहे हो? और हेनरी, जो हमेशा एक पत्थर की तरह मजबूत और बेहिस नजर आता था, उस रात टूट गया। वो रिचर्ड को अपने स्टडी में ले गया। कमरे में सिर्फ फायरप्लेस की आग जल रही थी, जिसकी रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। और फिर हेनरी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी बर्फ पिघल रही हो। उसने बताया कि कैसे जूलियन ने उन्हें यूनान के फलसफे में इतना डुबा दिया था कि वो हकीकत और ख्वाब का फर्क भूल गए थे। कैसे उन्होंने बैकनल को अंजाम देने की कोशिश की थी। उसने बताया कि वो सब वर्मोंट के जंगलों में गए, पुराने ग्रीक लिबास पहने, शराब और कुछ नशीली जड़ी बूटियों के नशे में धुत थे। वो अपने होश, अपनी पहचान, सब कुछ खोना चाहते थे। वो उस डिवाइन मैडनेस को महसूस करना चाहते थे जिसका जिक्र पुरानी किताबों में था। हेनरी की आंखों में उस रात का खौफ और नशा दोनों जिंदा थे। उसने बताया, हम कामयाब हो गए थे रिचर्ड। कुछ घंटों के लिए हम इंसान नहीं थे, हम कुछ और थे, आजाद, वहशी, कानून से परे। उसकी आवाज में एक अजीब सा फख्र था। लेकिन जब सुबह हमें होश आया, हेनरी ने एक लंबा सांस लिया, तो हमारे हाथ खून से रंगे हुए थे और हमसे कुछ फासले पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, एक किसान जो शायद गलती से वहां आ गया था। हमने उसे मार डाला था रिचर्ड। अपनी उस दीवानगी में हमने उसे चीर फाड़ दिया था। रिचर्ड के लिए वो लम्हा कयामत का लम्हा था। जिस दोस्तों को वो जीनियस समझता था, जिन्हें वो पूछता था, वो कातिल थे। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल गई हो।
तुम शायद सोचो कि रिचर्ड को उसी वक्त वहां से चले जाना चाहिए था, पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद दोस्ती के धोखे में, या शायद उस राज में शरीक होने की अजीब सी कशिश में, वो वहीं बैठा रहा। वो अब उनमें से एक था, अनजाने ही सही। वो एक कत्ल के राज का हिस्सा बन चुका था, और अब बनी की हर बात, हर ताना एक नया मतलब लेकर आता था। बनी उस रात उनके साथ नहीं था, लेकिन फ्रांसिस ने गलती से नशे में उसे सब कुछ बता दिया था। और बनी, जो उनका दोस्त था, अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। वो उन्हें ब्लैकमेल करता था, उन्हें जलील करता था, और सबसे ज्यादा वो लापरवाह था। वो कभी भी किसी के भी सामने ये राज खोल सकता था। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उनकी छोटी सी दुनिया, उनका वो खूबसूरत ग्रीक बबल अब फटने के करीब था। बनी उस राज का जिंदा सबूत था, एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब। और हेनरी की ठंडी कैलकुलेटेड आंखों में रिचर्ड ने एक दिन वो फैसला देखा जो अब जरूरी हो चुका था। वो समझ गया कि एक कत्ल उन्हें दूसरे कत्ल की तरफ ढकेल रहा था। ये गुनाह का एक ऐसा सिलसिला था जिसका कोई अंजाम नहीं था, एक ऐसी दलदल जिसमें वो सब गर्दन तक डूब चुके थे और अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और उस दलदल में हर गुजरता दिन एक नई सजा जैसा था। बनी की आवाज अब उनके कानों में चुभती थी, उसकी हंसी एक अजाब लगती थी। वो उनके डर और उनकी कमजोरी को आजमाता था, रोज, हर घड़ी। कभी वो लंच के टेबल पर जोर से कहता, यार हेनरी, यहाँ के फार्मर्स बड़े अजीब होते हैं ना, अचानक गायब हो जाते हैं। और सबकी सांस रुक जाती। कभी वो फ्रांसिस के घर जाकर उसकी महंगी शराबें पीता, उसके कपड़े पहनता और फिर आखिर में पैसे मांगता, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो कहती थी, तुम मना नहीं कर सकते। वो उन सब के सीक्रेट्स जानता था, उनकी टूटी हुई फैमिलीज, उनके छुपे हुए डर, और अब उनके पास एक ऐसा राज था जो उन सबको एक साथ तबाह कर सकता था। बनी उस राज की चाबी था, और वो उस चाबी को उनके जख्मों पर रोज घुमाता था। उनकी दोस्ती का वो खूबसूरत महल जो ग्रीक फिलॉसफी और शेरो शायरी की बुनियाद पर खड़ा था, अब अंदर से खोखला हो रहा था। चार्ल्स ने हद से ज्यादा पीना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें हमेशा लाल और सूजी रहती थीं। कैमिला खामोश हो गई थी, एक साई की तरह। उसकी वो रोशनी जो सबको खींचती थी अब बुझने लगी थी। फ्रांसिस हर वक्त पैरानोया का शिकार रहता। उसे लगता कि हर कोई उसे देख रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। और हेनरी और भी ज्यादा पत्थर का हो गया था। वो क्लास में बैठकर प्लेटों पर ऐसी बातें करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में अब एक सर्द आग थी, एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देने का इरादा रखती थी। रिचर्ड, जो इस सब में सबसे नया था, बस एक खौफजदा तमाशा ही बना हुआ था। उसके अंदर एक आवाज चीखती थी कि भाग जाओ, इन लोगों से दूर चले जाओ, लेकिन वो जा नहीं सकता था। वो हेनरी की अजीब सी कशिश में और इस खतरनाक राज के बोझ तले उन्हीं के साथ बंधा हुआ था। तुम शायद सोचो कि वो इससे निकल क्यों नहीं गए, क्यों उन्होंने बनी को छोड़कर अपनी राह नहीं ली, लेकिन तुम नहीं समझे। वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जो उन्होंने खुद बनाई थी। जूलियन के उस क्लासरूम में, उस कॉलेज के अलग थलग माहौल में। बाहर की दुनिया उनके लिए अजनबी थी, और हेनरी ने उन सबको इस तरह जोड़ रखा था कि एक का गिरना मतलब सबका गिरना था। हेनरी के लिए ये कत्ल नहीं, एक प्रॉब्लम का सल्यूशन था, एक अजीब, अक्ल पर मबनी, ठंडी मंतक। उसने बनी को मारना एक ऐसी आखिरी चाल के तौर पर देखा जो शतरंज के खेल को बचा सकती थी। और फिर वो प्लानिंग शुरू हुई, धीरे धीरे, फुसफुसाहटों में। फ्रांसिस के कंट्री हाउस में सर्द रातों को आग के पास बैठकर, या लाइब्रेरी के किसी कोने में जहां कोई उन्हें सुन ना सके। हेनरी का प्लान बिल्कुल मेथोडिकल था, जैसे वो किसी जंग की तैयारी कर रहा हो। वो मौसम का जिक्र करता, पहाड़ों पर बर्फ पिघलने का इंतजार करता। वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो परफेक्ट हो, जहां एक हादसा सच में एक हादसा लगे। और वो जगह उन्हें मिल गई। कॉलेज के पास एक गहरी खाई, एक रवीन, जहां से एक पतली सी पगडंडी गुजरती थी जिस पर बनी अक्सर हाइकिंग के लिए जाता था। वो खाई ऐसी थी जैसे जमीन ने अपना मुंह खोल दिया हो, नीचे पथरीली नदी और गहरा अंधेरा। वो जगह कदीम थी, वहशी थी, बिल्कुल उनकी ग्रीक ट्रेजेडीज जैसी। बनी को ब्लैकमेल करते करते अब एक अरसा हो गया था। वो उनके पैसों पर इटली का ट्रिप भी कराया था, जहां उसने उन सबको बेहद जलील किया था। रोम के उन खंडरातों में जहां वो हिस्ट्री को महसूस करने गए थे, बनी ने उनकी हिस्ट्री को ही उनके सामने नंगा कर दिया था। वो सफर आखिरी कील साबित हुआ। उनकी नफरत अब अपने उरूज पर थी। वापसी के बाद हेनरी ने फैसला कर लिया, अब इंतजार नहीं हो सकता था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता।
कभी बनी का मूड बदल जाता और वो हाइकिंग पर ना जाता, कभी कोई और उनके साथ आ जाता। हर नाकाम कोशिश उनके आसाब पर और बोझ डाल देती। उनकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक वो जो दुनिया को दिखती थी, नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स, और एक जो सिर्फ वो 5 लोग जानते थे, कातिल, जो एक और कत्ल की साजिश कर रहे थे। जूलियन के सामने वो अब भी सोफोक्लीज और यूरोपाइडीज डिस्कस करते, लेकिन अब उन लफ्ज़ों के मतलब बदल चुके थे। हर लफ्ज़ में उन्हें अपनी किस्मत का अक्स दिखता। वो अब किरदार नहीं थे, वो खुद एक ग्रीक ट्रेजेडी बन चुके थे जिसका अंजाम पहले से लिखा जा चुका था। वो सर्दियां उस साल बहुत लंबी थीं, जैसे वक्त खुद उनके इस गुनाह में शामिल होने से डर रहा हो। लेकिन फिर बर्फ पिघलने लगी, दरख्तों पर नई कोंपलें फूटने लगीं, जमीन की ठंडक कम हो रही थी और मौसम में एक उम्मीद सी घुल रही थी। लेकिन उनके लिए ये बाहर का मौसम एक आने वाले तूफान का पैगाम था। वो जानते थे कि जल्द ही वो दिन आएगा, जिस दिन बनी आखिरी बार उस पहाड़ी पर चढ़ेगा, जिस दिन उनकी दोस्ती, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो उस दिन का इंतजार भी कर रहे थे और उससे खौफजदा भी। ये एक अजीब सा सुकून था जो तबाही से पहले आता है। वो अंजाम के करीब आते जा रहे थे और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और वो अंजाम के करीब आते जा रहे थे और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो आखिरी चंद दिन एक धुंध में गुजरे। एक अजीब सी खामोशी उनके दरमियान आ गई थी, जैसे लफ्जों ने अपना मतलब खो दिया हो। बनी अब उन्हें खुलेआम धमकियां दे रहा था। कभी फ्रांसिस को उसके पैसों के लिए ताना मारता, कभी चार्ल्स को उसकी शराब पीने की आदत पर जलील करता। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वो खामोश लम्हे थे जब वो हेनरी को घूरता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। वो बार बार उस किसान का जिक्र करता, कहता कि उसने उससे सब बता दिया है। ये झूठ था, लेकिन उनके लिए ये झूठ सच्चाई से ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि ये उनके डर को जबान दे रहा था। आखिरी कील उस दिन ठोकी गई जब बनी लाइब्रेरी में हेनरी के पास आया। हेनरी अर्जेंटीना जाने के लिए ब्रोशर्स देख रहा था, एक एस्केप प्लान। बनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराया और कहा, हेनरी, तुम कहीं नहीं जा रहे, हम सब यहीं रहेंगे, हमेशा। उस एक जुमले ने सब कुछ तय कर दिया। वो अब सिर्फ एक खतरा नहीं था, वो उनकी जिंदगी का एक नासूर बन चुका था, जिसे काट कर फेंकना जरूरी हो गया था। उस शाम हेनरी ने सबको बुलाया। उसकी आवाज में कोई जज्बात नहीं थे, जैसे वो आने वाले दिन का वेदर फोरकास्ट बता रहा हो। कल, उसने सिर्फ इतना कहा, कल हम इसे खत्म कर देंगे। जगह फ्रांसिस के कंट्री हाउस के पास की पहाड़ी थी, एक गहरा रवीन जहां बनी अक्सर घूमने जाता था। प्लान इतना सादा था कि डर लगता था, उसको वहां ले जाना और फिर एक धक्का, बस एक हादसा। अगले दिन सोमवार की सुबह, आसमान साफ था। रिचर्ड की तबीयत खराब थी, उसे तेज बुखार था, लेकिन वो जानता था कि उसे जाना होगा। वो इस गुनाह का हिस्सा था, चाहे वो खुद धक्का दे या ना दे। बनी उस सुबह भी वैसा ही था, हमेशा की तरह, थोड़ा हंगोवर, थोड़ा बदतमीज, लेकिन खुश। उन सबको एक साथ देखकर वो और भी खुश हो गया। चलो कहीं वॉक पर चलते हैं, हेनरी ने सजेस्ट किया, और बनी फौरन तैयार हो गया। वो पांचों उस पहाड़ी की तरफ चल दिए। वो रास्ता जो उन्होंने पहले भी कई बार साथ तय किया था, आज आखिरी सफर लग रहा था। हर कदम भारी था। हवा में परिंदों की आवाजें थीं, पिघलती बर्फ की खुशबू थी, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो एक अंजाम की तरफ दौड़ रही थी। रिवीन के किनारे पहुंचकर बनी अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए रोका। वो झुका हुआ था, दुनिया से बेखबर, और उसी लम्हे में हेनरी ने आगे बढ़कर बिना एक लफ्ज कहे अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। एक पल, बस एक पल लगा। एक पल में बनी हवा में था, उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थीं, और अगले ही पल वो नीचे गिर रहा था। एक हल्की सी चीख थी जो हवा में घुल गई, और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में शोर करती है। वो चारों उस खाली जगह को देखते रहे जहां अभी एक पल पहले उनका दोस्त खड़ा था। उन्होंने एक इंसान को नहीं, उन्होंने अपने अतीत के एक हिस्से को, अपनी मासूमियत के आखिरी कतरे को उस खाई में धकेल दिया था। तुम सोचो, एक जिंदगी को खत्म करना कितना आसान था, इतना आसान जैसे किताब का पन्ना पलट दिया हो। नीचे से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा की सरसराहट और नीचे बहते पानी का शोर। कुछ देर तक कोई हिला नहीं, फिर चार्ल्स ने उल्टी कर दी। रिचर्ड रोने लगा, लेकिन उसके आंसुओं में आवाज नहीं थी। कमीला पत्थर की तरह खड़ी थी, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। और हेनरी ने नीचे रेवीन में झांका, जैसे वो अपने काम की तस्दीक कर रहा हो। उसकी आंखों में ना अफसोस था, ना खुशी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। मिशन पूरा हो चुका था। रिचर्ड का बुखार और भी तेज हो गया था। उसे लग रहा था जैसे वो ये सब एक ख्वाब में देख रहा है, एक बुरा ख्वाब जिससे वो जाग नहीं पा रहा है। वापसी का सफर खामोशी में गुजरा। वो अब दोस्त नहीं थे, वो एक राज में बंधे अकेले मुसाफिर थे। हर एक को अपना एलिबाई तैयार करना था।
रिचर्ड अपनी बीमारी की वजह से सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गया। अगले कई दिन वो बेहोशी और बुखार में पड़ा रहा, जो उसके लिए एक परफेक्ट एलिबाई बन गया। बाकी सब अपने अपने रास्तों पर चल दिए, ऐसे प्रिटेंड करते हुए जैसे ये एक आम दिन था, जैसे उन्होंने अभी पहाड़ की चोटी से अपने एक दोस्त को मौत के मुंह में ना धकेला हो। बन्नी ऑफिशियली लापता हो चुका था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन पांचों के लिए बन्नी मर चुका था, उनके हाथों। और ये सच्चाई अब उनकी जिंदगी का मरकज बनने वाली थी। वो आज़ाद हो गए थे, लेकिन एक ऐसी कैद में जिससे रिहाई सिर्फ मौत दे सकती थी। दुनिया वैसे ही चल रही थी, कॉलेज की घंटियां अब भी बज रही थीं, लोग क्लासेस में जाते थे, लेकिन उनके अंदर की दुनिया, उनके जहन का मौसम हमेशा के लिए उस सर्द खामोश रवीन में ठहर गया था। और उस सर्द खामोश रवीन में सिर्फ बनी का जिस्म नहीं, उन पांचों की रूहें भी ठहर गई थीं। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो पीछे रह गए थे। बनी की गुमशुदगी की खबर कॉलेज में आग की तरह फैल गई। पहले तो ये एक मजाक लगा, बनी की अजीबोगरीब हरकतों की एक और कड़ी। शायद वो बिना बताए कहीं चला गया हो। लेकिन जब दिन हफ्तों में बदलने लगे तो एक खौफनाक खामोशी ने कैंपस को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस आई, सवालात हुए, सर्च पार्टीज बनाई गई, और उन सर्च पार्टीज में उन जिस्मों के साथ जो बनी को ढूंढ रहे थे, वो 5 जिस्म भी थे जिन्होंने उसे उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया था। तुम तसव्वुर कर सकते हो उस अजाब का, उसी जंगल में बनी का नाम पुकारना, उसी रवीन के करीब से गुजरना, ये जानते हुए कि तुम्हारी आवाज उस तक कभी नहीं पहुंचेगी। ये एक ऐसा नाटक था जिसमें वो सबसे बेहतरीन अदाकार बन चुके थे। हेनरी हमेशा की तरह उन सब का एंकर था, एक सर्द बेहिस एंकर। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो पुलिस से ऐसे बात करता जैसे वो किसी किताबी पजल को सॉल्व कर रहा हो। उसने सबके आलिबाइस को आपस में ऐसे जोड़ दिया था जैसे एक माहिर क्राफ्टमैन अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक मास्टरपीस बनाता है। उसने सबको समझाया था, तुम्हें सिर्फ सच का वो हिस्सा बताना है जो हमारी कहानी से मिलता है, बाकी सब भूल जाओ। और सब ने उसकी बात मानी। फ्रांसिस, जो अंदर से टूट चुका था, हेनरी के दिए हुए स्क्रिप्ट को ऐसे रट्टा मार रहा था जैसे एग्जाम का सबसे मुश्किल सवाल हो। वो रिचर्ड के कमरे में छुप कर आता, शराब पीता और रोता। उसके लिए ये बोझ उठाना नामुमकिन हो रहा था। चार्ल्स और कमिला एक साए की तरह हो गए थे। दोनों एक दूसरे से भी दूर हो गए थे। उनके दरमियान जो एक अजीब सा रिश्ता था, अब उसमें डर, शक और एक ना खत्म होने वाली थकान भर गई थी। चार्ल्स ने भी शराब में पनाह ढूंढ ली थी, लेकिन फ्रांसिस के बरक्स उसकी शराब उसे खामोश और गुस्सैला बना रही थी। और रिचर्ड जो बीमारी से उठा था, खुद को इस कहानी का एक अनजान मुसाफिर समझता था, लेकिन अब वो इसका हिस्सा था। उसकी खामोशी, उसका आलिबाय, सब कुछ हेनरी के प्लान का एक अहम हिस्सा था। वो उन्हें देखता, हेनरी को एक जनरल की तरह कमांड करते हुए, फ्रांसिस को एक बच्चे की तरह सहमे हुए और जुड़वा भाई बहन को भूतों की तरह घूमते हुए, और सोचता, क्या हम सच में बच जाएंगे? सर्दियां गुजरी और बहार ने दस्तक दी। पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी, और जैसा कि अक्सर होता है, जब बर्फ पिघलती है तो जमीन अपने अंदर दफन राज उगल देती है। एक दिन एक हाइकर को रवीन में एक लाश मिली, बनी की लाश। अब ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं था, ये मौत थी। कैंपस पर एक मातम का समा छा गया। अब उन्हें एक नए किरदार को निभाना था, दुख का, अफसोस का, एक दोस्त को खोने के गम का। ऑटोप्सी रिपोर्ट आई और उनकी सांसें रुक गईं। रिपोर्ट के मुताबिक बनी की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई थी। जरूर उसने शराब पी होगी और पहाड़ के किनारे उसका पैर फिसल गया होगा। इट वॉज रूल्ड एन एक्सीडेंट, एक किस्मत का खेल। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे उन्हें रिहाई मिल गई है, जैसे किस्मत ने उनका साथ दिया है। बनी का फ्यूनरल एक अजीब और तकलीफदेह तजुर्बा था। उसका परिवार, उसकी माँ का दिखावा, उसके बाप की खामोश शर्मिंदगी, सब एक तमाशा था। और उस तमाशे में सबसे बड़े अदाकार वो 5 थे। वो बनी की माँ के गले लगे, उसके बाप को तसल्ली दी, झूठे आंसू बहाए और पुरानी यादें दोहराईं। रिचर्ड ने देखा कि हेनरी बनी की माँ से कितनी आसानी से झूठ बोल रहा था। उसकी हिम्मत और उसके कंट्रोल को देखकर रिचर्ड के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। यह आदमी कुछ भी कर सकता है। उस दिन उन सब ने महसूस किया कि वो अब कभी आम इंसान नहीं बन सकते। वो कातिल थे और अब वो गमजदा दोस्तों का लिबास पहने हुए थे। ये बोझ, ये दोगलापन उनकी रूहों पर हमेशा के लिए नक्श हो गया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह रिहाई एक धोखा थी। पुलिस केस बंद हो चुका था, दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन वो वहीं खड़े थे। अब उनका दुश्मन बाहर नहीं, उनके अंदर था। गुनाह का एहसास जो अब तक खौफ के नीचे दबा हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगा।
उनकी दोस्ती जो इस राज की बुनियाद पर टिकी थी, अब उसी राज के बोझ से बिखरने लगी। वो एक दूसरे से कटने लगे, साथ होते हुए भी अकेले थे। हर एक की नज़र में अब शक था, इल्ज़ाम था। चार्ल्स की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका शराब पीना एक खतरनाक हद तक पहुंच गया था। वो हेनरी को चैलेंज करने लगा था, उसके कंट्रोल से नफरत करने लगा था। फ्रांसिस पैरानोया के शिकार हो रहा था। उसे लगता हर कोई उन्हें देख रहा है, हर कोई उनका राज जानता है। और कमिला, वो खामोशी के एक ऐसे समंदर में डूब चुकी थी जहां से कोई आवाज बाहर नहीं आती थी। वो आजाद थे, लेकिन एक ऐसी जेल में कैद हो गए थे जिसकी दीवारें उनके अपने जहनों ने बनाई थीं। उन्होंने सोचा था कि बनी को मार कर वो अपनी दुनिया को बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने तो बस उस दुनिया के तबाह होने की शुरुआत की थी। एक आतिशफिशा के दिहाने पर खड़े थे और उन्हें इल्म नहीं था कि जमीन उनके कदमों तले फटने वाली है। और फिर वो आतिशफिशा फट गया। जमीन उनके कदमों तले ऐसी फटी कि उसके शोलों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इस तबाही का मरकज चार्ल्स और हेनरी के दरमियान बढ़ती हुई नफरत थी। चार्ल्स शराब और पैरानोया में डूबा हुआ अब हर चीज के लिए हेनरी को जिम्मेदार ठहराता था। उसे लगता हेनरी ने कमिला को उससे छीन लिया है, कि हेनरी अब भी उन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। उनकी दोस्ती अब एक जहरीले रिश्ते में बदल चुकी थी, जहां हर मुलाकात एक जंग होती थी, हर खामोशी में इल्जाम होता था। रिचर्ड बेचारा इन दोनों के दरमियान फंस कर रह गया था, एक टूटे हुए पुल की तरह जो दो अलग होते हुए किनारों को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कहानी का अंजाम उस वक्त लिखा गया जब वो सब छुट्टियों में फ्रांसिस के कंट्री हाउस गए। माहौल पहले से ही अजीब था, सर्द, उदास और एक अनजाने खौफ से भरा हुआ। एक रात चार्ल्स हद से ज्यादा शराब पीकर वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक पिस्टल थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में वो दीवानगी थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने सीधा हेनरी पर हमला किया, अल्फाज के तीर बरसाए। तुम्हें लगता है तुम खुदा हो? वो चीखा। तुम हम सबकी जिंदगियों को कंट्रोल करते हो। तुमने बनी को मरवाया, तुमने कमिला को मुझसे छीना। कमिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स में गुस्सा अब उस पर भी उतर रहा था। उसने कमिला को धक्का दिया और उस लम्हे में सब कुछ ठहर सा गया। हेनरी जो अब तक एक बुत की तरह खामोश खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसने वो फैसला कर लिया हो जो उसने शायद बरसों पहले सोचना शुरू किया था। ये उसकी आखिरी चाल थी, उसकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस। उसने चार्ल्स से कहा, तुम गलत हो, मैं किसी चीज को कंट्रोल नहीं करता। उसके लहजे में ऐसी ठंडक थी जो मौत की ठंडक जैसी थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हेनरी ने चार्ल्स के हाथ से पिस्टल छीन ली। एक पल के लिए सबने सोचा वो चार्ल्स को मार देगा, लेकिन हेनरी का निशाना कोई और था। उसने पिस्टल अपनी कनपटी पर रखी। उसकी आंखों में ना खौफ था ना अफसोस, सिर्फ एक अजीब सा सुकून, जैसे वो कह रहा हो, देखो आखिरी पर्दा ऐसे गिरता है। और फिर गोली की आवाज ने उस घर की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हेनरी विंटर्स, अक्ल और फिजा का शहजादा, अपने ही बनाए हुए स्टेज पर अपनी लिखी हुई ट्रेजेडी का आखिरी हीरो बनकर गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो एक धुंधली याद जैसा था। पुलिस आई, सवालात हुए, उन सब ने मिलकर एक कहानी बनाई कि हेनरी डिप्रेशन का शिकार था, कि ये एक ट्रैजिक सुसाइड था। उनका झूठ इस बार भी काम कर गया। दुनिया ने उनकी बात मान ली, लेकिन इस झूठ ने उन्हें आजाद नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए एक दूसरे से और खुद से जुदा कर दिया। वो ग्रुप जो एक दिन हैम्पडेन कॉलेज की सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे अनमोल चीज थी, अब बिखर चुका था। वो 5 लोग अब 5 अलग अलग जिंदा लाशें बन चुके थे, जो अपने अंदर हेनरी की मौत और बनी के कत्ल का बोझ उठाए घूम रहे थे। उन्होंने क्लासिकल दुनिया की खूबसूरती पाने की कोशिश की थी, लेकिन अंजाम में उन्हें सिर्फ बर्बादी, तन्हाई और गुनाह का अंधेरा मिला। साल गुजर गए, वो सब अपनी अपनी राहों पर निकल गए, लेकिन उनके दिल में हैम्पडेन का वो सर्द मौसम हमेशा के लिए कैद हो गया। फ्रांसिस ने एक बार खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन बच गया। अब वो न्यूयॉर्क में खामोश, घबराई हुई जिंदगी गुजारता है, अपने पास्ट के सायों से डरता हुआ। चार्ल्स, वो शराब के समंदर में ऐसा डूबा कि फिर कभी बाहर ना निकल सका। एक शहर से दूसरे शहर, एक अनजान औरत के साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद करता रहा। और कमिला, वो खूबसूरत पुरअसरार कमिला, अपनी बीमार दादी की देखभाल करने लगी, दुनिया से कटकर एक जिंदा भूत की तरह। ऐसे जीती थी जैसे उसने बोलना और महसूस करना ही छोड़ दिया हो। और रिचर्ड, वो इस कहानी का बयान करने वाला, वो जिंदा रहा, लेकिन उस रात का एक हिस्सा उसके अंदर भी मर गया था। वो एक लोनली एकेडमिक बन गया, जो किताबों में पनाह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता। कई सालों बाद उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक लाइब्रेरी में था और वहां पे हेनरी खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने उसे पहली बार मिला था, पुरसुकून, इंटेलिजेंट और दुनिया से बेनियाज। रिचर्ड ने उससे पूछा, आर यू हैप्पी हियर? क्या तुम यहाँ खुश हो? हेनरी ने किताब से नजर उठाए बिना अपने उसी ठंडे अंदाज में जवाब दिया, आई एम नॉट अनहैप्पी, मैं ना खुश नहीं हूँ। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ था। खुशी या दुख नहीं, बस एक अजीब सा खला, एक ऐसी स्थिति जहाँ एहसासात खत्म हो जाते हैं। उन्होंने खूबसूरती की तलाश में इंसानियत की हर हद पार कर दी थी, और आखिर में उनके हाथ कुछ ना आया, सिर्फ यादें, अफसोस और एक ऐसी तन्हाई जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी दोस्ती की नहीं, उसके टूटने की है। ये खूबसूरती की नहीं, उसकी कीमत की है।
एक ऐसी सीक्रेट हिस्ट्री है जो किताबों में नहीं, टूटे हुए दिलों और भटकती हुई रूहों में लिखी जाती है और हमेशा जिंदा रहती है।